नहीं ग्लूकोज है। लेक्चर नंबर 44। पॉज कर दो अभी, जल्दी बैठे भाई। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 10। ट्रेडमार्क की लाइफ अगर अकाउंटिंग वालों की नजर में इनडेफिनेट है तो फिर कैरिंग अमाउंट क्या होगी? जो कॉस्ट है। ट्रेडमार्क की लाइफ अगर अकाउंटिंग वालों की नजर में इनडेफिनेट है तो कैरिंग अमाउंट क्या होगी? जो कॉस्ट है। इट वाज रियली सैड, मैंने आपको होमवर्क में भी टेस्ट 5 वाला क्वेश्चन दिया और उसके बाद 6 वाला, उसके बावजूद भी आपने जूम मीटिंग अटेंड नहीं की। तो आज प्लीज उसको जो है वो ले लीजिएगा, अटेंड कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी है? होगी है, हाथ खड़ा करें, रिकॉर्डिंग अपलोड होगी कल वाले की जी। चलिए, ये सवाल को हम हैफेजर्ली लेके चल रहे थे, अब हम प्रॉपर तरीके से चलते हैं। वर्किंग 1 शुरू करें, करंट टैक्स की। वर्किंग 1 करंट टैक्स। मोबाइल इनका ले लें जरा वापस, ले लें, सीए शुरू करा दें। कितने ज्यादा मगन हो जाते हैं आप लोग मोबाइल में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोले जी 50। वर्किंग 2 है माय डियर। अच्छा जी, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर 6-7 लाइनें ऐड के लिए और नीचे 7-8 लाइनें लेस के लिए, ऐड साथ साथ भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सीड द टैक्स डेप्रिसिएशन बाय 45। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें जी, कितनी है? छेती छेती जरा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग वालों का लॉस है या गेन है? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, लॉस डेबिट। अकाउंटिंग वालों का क्या है? लॉस को उल्टा कर टैक्स वालों का लॉस रिकॉर्ड कर दें। तो अकाउंटिंग वालों का लॉस कैसे उल्टाएं? अकाउंटिंग लॉस वर्किंग नंबर जी 15। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट OL carries a trademark of 90 million having indefinite life which was acquired on, साल का बहुत पुराना दिन, कोई हमारे साल का दिन नहीं था ये, which was acquired on यकम जुलाई 15। अच्छा मुझे बताएं, यकम जुलाई 15 गुजरा, फिर 30 जून 16 आया, फिर 30 जून 17 आया। 2 साल बाद भी अकाउंटिंग वालों की नजर में ये कितने का आ रहा होगा? यानी 30 जून 17 को ये कितने का नजर आ रहा होगा? 90 का। और टैक्स वाले कहते हैं इसको कितने सालों पे अमोर्टाइज करना है? 90 डिवाइड बाय 10 9 को मल्टीप्लाई करें 30 जून 16 और 17 2 सालों से, तो क्या जवाब आ गया? 18। 90 माइनस 18 इज इक्वल टू, ओला का शुक्र है 90 और 72 का डिफरेंस भी आगे 18 आ रहा है। तो ये क्रॉस चेक सा हो गया एक तरह का, बाकी इसका कोई फायदा नहीं हुआ बजाहिर, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी की हुई है। अच्छा अब, अच्छा सॉरी वो तो रह गया ना, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग भी साथ साथ चला देना हर एडजस्टमेंट में। रिक्वायरमेंट बी, रिक्वायरमेंट ए नोट है, उसके लिए आधा सफा काफी होगा, रिक्वायरमेंट बी के लिए पता नहीं आधा सफा या उससे ज्यादा कैसे मैनेज करेंगे आप। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2000, 30 जून 2018 शायद, 30 जून 2018 ये वर्किंग साथ चलानी थी मादरत। तो कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स रेट, नई चीज आ गई है, टैक्स पीपी, पीपी कल वाला 55 और 0, 55 और 0, डिफरेंस 55, टीटीडी। कोई मसला? अच्छा अब ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का देखिए मेरे भाई, यकम जुलाई 15 को खरीदा था, गड़बड़ होगी ये यहां से, इधर देखें। अकाउंटिंग वालों की नजर में 90 माइनस 0, 90 माइनस 0, 90 माइनस 0, 90 डन। टैक्स वालों की नजर में 90 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 9, सॉरी नहीं डब्ल्यूडीपी मेथड नहीं मेरी जान, ऐसा ना करो,
70 63। अब करंट टैक्स की वर्किंग में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाकर टैक्स अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें। ये कैरिंग अमाउंट है और ये टैक्स बेस है। तो अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन उल्टा के टैक्स अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें और कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन उल्टाने की जरूरत नहीं, टैक्स अमोर्टाइजेशन बोले नहीं। ये फॉर द ईयर होती है, ये एज ऑन नहीं होती है, फिगर्स उधर एज ऑन होती हैं। इनटेंजिबल ट्रेडमार्क, हाँ जी 90 एंड 63। टीटीडी कौन सा बंद तो रहने में 26 पे कर दो। क्या करना है आपने क्या करना है, बंद करवाना है? आप ऐसा करें, इस रो में भी चल रहा है, सेकंड रो में चल जी, इसको कर दो 15 पे 16 पे। 15 तो हो नहीं सकता, कंपनी ने किया हुआ। ग्लूकोज वापस जमा करा दें कंपनी में। कहाँ है? इधर रखवा दिया। मुझे दो ना यार, ये जायका यहाँ से बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, उसके लिए कम से कम डब्बा खत्म करना पड़ता है। चलें जी जल्दी अगली एडजस्टमेंट आप पढ़ें। अच्छा ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस जो है वो, ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस अकाउंटिंग और टैक्स वालों में टेम्परेरी है या परमानेंट है? जल्दी बताएं, टेम्परेरी डिफरेंस है या परमानेंट डिफरेंस है? जल्दी बताएं, टेम्परेरी डिफरेंस है या परमानेंट डिफरेंस है? क्या ये अकाउंटिंग वालों और टैक्स वालों में आर्जी से फर्क है या हमेशा का फर्क है? अकाउंटिंग वाले कहते हैं कभी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, टैक्स वाले कहते हैं 10 सालों में डेप्रिशिएट कर लो। आर्जी सा फर्क है या परमानेंट फर्क है? भाई ये बिल्कुल एक आर्जी सा फर्क है अकाउंटिंग वालों और टैक्स वालों में। द रीजन इज कि आप तो ये देख रहे हैं कि टैक्स वालों ने 90 रुपए को खर्चे में डाल देना है। आप तो ये देख रहे हैं कि टैक्स वालों ने 90, भाई इधर देखो ना यार, छोड़ो। आप तो ये देख रहे हैं टैक्स वालों ने 90 को खर्चे में डाल देना है 10 सालों में, अकाउंटिंग वालों ने 0 रुपए को खर्चे में डालना है 10 सालों में, इसलिए आप समझ रहे हैं कि ये परमानेंट डिफरेंस है। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। एसेट की लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आता है, ये मेरी बात नहीं सुनी, क्या क्या नोट क्या हो रहा है? हालांकि एसेट की लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आता है जब एसेट डिस्पोज होता है। जब डिस्पोज होगा तो फर्ज करें ये एसेट स्क्रैप के तौर पर बिका, क्योंकि आमतौर पर इंटेंजिबल्स कहां बिकते हैं, ये एसेट स्क्रैप हो गया तो इसके ऊपर 90 का लॉस आ जाएगा। कैश डेबिट 0, एसेट क्रेडिट 90, P&L डेबिट 90। तो टैक्स अकाउंटिंग वाले इस पूरे को अकाउंटिंग लॉस के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे और टैक्स वाले ने इसको डेप्रिसिएशन के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। बाकी लॉस पूरा ना भी आया तो इन द एंड इंशाल्लाह जितने का भी एसेट बिकेगा ओवरऑल देखेंगे तो अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस बराबर होना है। इसलिए ये मत सोचें कि अकाउंटिंग वाले कभी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे इसलिए ये परमानेंट डिफरेंस है, ऐसी बात नहीं है। अकाउंटिंग वाले इंशाल्लाह डिस्पोजल पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, गेन लॉस, तो वो इंशाल्लाह जिस तरह टैक्स वाले डेप्रिशिएट करेंगे अकाउंटिंग वाले डिस्पोजल पर वो कर लेंगे, तो ओवरऑल इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। आई होप शायद बात क्लियर होगी हो। सही है, बताने के और एग्जांपल देने की जरूरत है। डिस्पोजल के टाइम पे कुछ ना कुछ आएगा, ये टेम्परेरी सा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस को क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में 90 को डेप्रिशिएट करेंगे नहीं, अकाउंटिंग वाले जब कभी एसेट बिकेगा तो 90 को हो सकता है लॉस में डाल दें और टैक्स वाले 63 को डेप्रिशिएट करते हैं या लॉस में डाल दें, जो मर्जी करें। ओके, फर्ज करें अगले ही साल एसेट बिक गया, मैं पता नहीं कितनी तफसील में चला गया मादरत। फर्ज करें अगले ही साल के पहले दिन एसेट बिक गया, तो अगर अगले साल के पहले दिन एसेट बिक गया तो अकाउंटिंग वालों की किताबों में एसेट आ रहा होगा 90 का और एसेट बिक गया 110 का, मिसाल दे रहा हूं। और टैक्स वालों की नजर में अगले साल के पहले दिन या हमारे साल के आखिरी दिन ये एसेट बिक गया तो 63 का ये आ गया 110। अब अकाउंटिंग वालों का बता दें गेन कितना आ रहा है। अकाउंटिंग वालों का गेन 20 और टैक्स वालों का 47। अब अकाउंटिंग वालों का गेन आ रहा है 20, टैक्स वालों का गेन आ रहा है 47। इट इज स्टिल अ टेम्परेरी डिफरेंस जो खत्म हो चुका है। वाई? अकाउंटिंग वालों ने आज तक गेन में डाला है 20, टैक्स वालों ने गेन में डाला 47, लेकिन टैक्स वालों का 47 नेट करें जो डेप्रिसिएशन खर्चे में डाल चुके हैं वहां से। टैक्स वालों ने पहले साल 9, अगले साल 9, अगले साल 9, टैक्स वाले 21 को डेप्री 21 से कितनी है 9 जमा 9 जमा 27, टैक्स वाले 27 को डेप्रिसिएशन में डाल चुके हैं। तो टैक्स वालों ने 3 सालों में 27 को डेप्रिशिएट किया और 47 को इनकम में डाला। अब 47 इनकम में गया, 27 डेप्रिशिएट हुआ। टैक्स वालों ने भी तो 20 का गेन ओवरऑल रिकॉर्ड किया है अगर डेप्रिसिएशन से नेट कर दें, और अकाउंटिंग वालों ने भी। तो मैं और तू वहीं खड़े हैं, ऐसे टाइम जाया किया, समझाने की कोशिश की है। तो अगर किसी एसेट की लाइफ इंडेफिनिट हो तो ये ना समझ लीजिएगा कि ये अकाउंटिंग और टैक्स वालों में कौन सा डिफरेंस आ गया है, परमानेंट। ये डिफरेंस भी इंशाल्लाह खत्म होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, अगर उस वक्त गेन लॉस आएंगे उस वक्त खत्म हो जाएगा डिफरेंस। ये थोड़ी सी समझ आई किसी को, थोड़ी सी समझ आई? अच्छा, तो हमारा सवाल तो आसान चल रहा है, उसमें तो सोचने की जरूरत नहीं। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन 0 थी, वो मैंने उल्टा दी, टैक्स अमोर्टाइजेशन माइनस कर दी। ये कैरिंग अमाउंट 30/18 की आ गई और ये टैक्स बेस आ गई।
ये एडजस्टमेंट ना मैंने क्लास में जरा एंटर नहीं है. 0.5. 0.6. ड्यूरिंग द ईयर OL एक्सपेंस्ड 17.5 मिलियन रिलेटिंग टू रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वन ऑफ इट्स बिजनेस सेगमेंट्स. रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर इसलिए IAS 37 में पढ़ेंगे हम. तो रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, जरा कोई हाथ खड़ा करके बता दे खुद ऐसे. जरा IAS 37 में पढ़ेंगे वैसे क्या होती है रिस्ट्रक्चरिंग. कुछ कुछ करीब पहुंच रहे हैं. रिस्ट्रक्चरिंग में ये होता है कि पुराने एम्प्लॉइज निकाल के नए एम्प्लॉइज हायर कर लिए जाते हैं, या पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं. इस किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं कुछ. रिस्ट्रक्चरिंग ड्यूरिंग द ईयर वी एक्सपेंस्ड 17.5. अकाउंटिंग वाले खर्चे में डाल दिया 17.5. टैक्स वाले कह रहे हैं यार इसको 5 सालों में खर्चे में डालो, अभी छोड़ो. कौन बोले सबसे पहले भालू? ये बोले सबसे पहले भालू. ये लो भालू, 500 रुपए वाला नोट दिखा के आपको 100 रुपए इनाम देंगे हम इंशाल्लाह. अगर कभी अकाउंटिंग वाले किसी चीज को फौरन खर्चे में डाल दें और टैक्स वाले कहें 5 सालों में खर्चे में डालो, 4 सालों में खर्चे में डालो, 3 सालों में खर्चे में डालो, अगले 2 सालों में खर्चे में डालो, तो ये टैक्स वालों की नजर में ऐसा टाइप चीज है. क्योंकि फर्नीचर को भी तो 8-10 सालों में खर्चे में डालते हैं, लाइफ 10 साल लेके. बिल्डिंग को भी तो 50 सालों में खर्चे में डालते हैं, 50 साल लाइफ लेके. तो जिस तरह इरफान माशाल्लाह, वेलकम वेलकम, बैठे. आर्टिकल्स खत्म हो गए माशाल्लाह. कितने साल हो गए आर्टिकल खत्म हुए? हाँ 1.5 साल हो गया. इनको क्या मशवरा देंगे? हाँ पढ़ाई के बारे में. खड़े हो जाना. पढ़ाई के बारे में इनको क्या मशवरा देंगे? ठीक है, कैफ के दौरान आर्टिकल स्टार्ट ना करें, पहला मशवरा. दूसरा, आर्टिकल्स के अंदर ही पेपर पास करने की कोशिश करें. ठीक है, वेल डन. ये इरफान भाई हमारे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं. ये जो है वो 2-4 महीने बाद आते हैं, कहते हैं हमने क्लास में बैठना है. इंशाल्लाह पेंट तक है ना, 1:15 बजे तक जोर पढ़ के 10 जाएंगे इंशाल्लाह. अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6. ड्यूरिंग द ईयर, एक पेज और बॉल पॉइंट दे दें इरफान को क्योंकि ये नोट भी करेंगे. ड्यूरिंग द ईयर OL एक्सपेंस्ड आउट पेमेंट्स ऑफ 17.5 मिलियन. हमने खर्चे में डाल दिया 17.5 मिलियन. टैक्स वाले कह रहे हैं इसको 5 सालों में माइनस कर लो. 18, 19, 20, 21 और 22. अब मुझे बताएं कि अगर आप एंट्रीज में से पूछते हैं तो एंट्रीज कुछ इस किस्म की बनेगी. ये हमारा साल है 1 जुलाई 17 को शुरू हो रहा है ना, खत्म. तो IFRS वालों ने, IFRS वालों ने एंट्रीज की रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस डेबिट कितना? 17.5. ड्यूरिंग द ईयर वी एक्सपेंस्ड 17.5. बट टैक्स वाले कह रहे हैं कि इसको 5 सालों में खर्चे में डालो. तो मैंने कहा था इतना वाज़ेह आपको पता नहीं चला करेगा, लेकिन अकल लगा के सोचें, अगर इसको 5 सालों में खर्चे में डालना है तो फिर ये खर्चा नहीं है. फर्नीचर को 10 साल में खर्चे में डाल दो, बिल्डिंग को 50 साल में खर्चे में डाल दो, तो इसको एसेट टाइप मानना पड़ेगा. तो अजीब सा नाम, रिस्ट्रक्चरिंग एसेट डेबिट कैश क्रेडिट. ये टैक्स वालों की नजर में एंट्रीज हो रही हैं. और फिर एक्सपेंस डेबिट रिस्ट्रक्चरिंग एसेट डिवाइड बाय 5, 3.5. चलें नोट कर लें ऐसी कहीं रफ वर्किंग में जाके. इरफान भाई को आज हम इनाम देते हैं. 2 अच्छी सजेशंस दिए इन्होंने आके. क्या हाल है भाई? खैरियत से? बड़े बाद आए हो, 2 साल बाद आए हो. 2 साल कितने से बाद आए हो? 2 साल यार, इतना तो बंदा को लाहौर में रहते हुए 2 साल बाद मुलाकात. क्या करवा दें इसको? 21 पे करवा दो. और खैरियत से? आप बादशाही मस्जिद में फजर पड़ी थी, पैदल चले थे वहां से. ये क्या बंदे यार. रिस्ट्रक्चरिंग एसेट अकाउंटिंग वालों की नजर में बैलेंस शीट में क्या जाएगा? 0. टैक्स वाले क्या कहेंगे? 17.5 माइनस डन. अच्छा, किसको ये लग रहा है कि ये फ्यूचर में टैक्सेबल है और किसको लग रहा है डिडक्टेबल है? टैक्सेबल किसको लग रहा है? डिडक्टेबल किसको लग रहा है? देखो ना, जब अगला साल आएगा तो टैक्स वाले करंट टैक्स की वर्किंग में कहेंगे और 3.5 माइनस कर लो. भाई आपने हाथ खड़ा किया था, समझ आई बात? फिर अगले साल दोबारा कहेंगे माइनस कर लो. तो टैक्स वाले इसे कब डिडक्ट करने देंगे? आने वाले सालों में. दैट्स व्हाई इट इज डिडक्टेबल इन. और आने वाले सालों में हम कुछ ऐड बैक नहीं कर रहे होंगे करंट टैक्स में, क्योंकि जितना था सारा इसी साल ऐड बैक हो जाना है. ऐड बैक तो तब हो जब अगले साल खर्चे में जाना हो अकाउंटिंग वालों ने लेके. अगले साल में अकाउंटिंग वालों ने खर्चे पूरी डीप डाउन जाके सोचा कर, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं दे रहा हो पेपर में. अगले सालों में अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में तो डालना नहीं, तो ऐड बैक कुछ होना नहीं. हाँ, जब जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा वैसे वैसे खर्चे में जाता रहेगा, तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर. सो दैट्स व्हाई इसका नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी. वैसे भी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, सो इट इज अ डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस. अच्छा जी, नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या ऐड करके क्या लेस करें? खर्चा ऐड कर दें. रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस 17.5
उसमें से थोड़ा सा लेस करते हैं। क्या रीस्ट्रक्चरिंग अलाउड कितनी है? टैक्स वाले कह रहे थे कितना माइनस करो, 1/5। हमने कितना माइनस कर लिया? पूरा। तो इस तरह बात करें ना। लेकिन अगले साल सिर्फ क्या होगा? अगले साल का भी तो न्यूमेरिकल आ सकता है। अगले साल सिर्फ क्या होगा? अब फंसते बच्चे पता कहां है, न्यूमेरिकल आ जाता है अगले साल का। अगर अगले साल का न्यूमेरिकल आ जाए तो ऐड बैक कुछ नहीं करना, क्योंकि ऐड बैक तो इस साल करना है। अगले साल सिर्फ एक ही एंट्री होगी, अकाउंटिंग वाले कुछ नहीं करेंगे, टैक्स वाले खर्चे में डाल देंगे। वो बस खर्चा डालना होगा, डिडक्ट करना होगा। अच्छा, 2025 का न्यूमेरिकल है। ड्यूरिंग द ईयर वी एक्सपेंस्ड ₹30 एडवर्टाइजमेंट। हमने 30 की एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में डाली। एज पर टैक्स रूल्स इट इज अलाउड इन 4 years। मिसाल दे रहा हूं, इट इज अलाउड इन, ये एडजस्टमेंट कौन सी है? भालू। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, जरा देखिएगा क्या बन जाएगी ये। इसको मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं। हमने 2025 में खर्चे में डाल दिया, टैक्स वाले कह रहे हैं 25, 26, 27, 28 में खर्चे में डाल दो। इसको मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, ऊपर देखते रहिएगा कैसे बदल रहा हूं। एज पर टैक्स रूल्स इट इज अलाउड इन नेक्स्ट ईयर। अब ये एडजस्टमेंट क्या बन गई? नहीं, सबर शुक्र और अजीब तो नहीं है, ये परमानेंट डिफरेंस तो नहीं है। पागलों, परमानेंट डिफरेंस नहीं दिए हैं। अजीब अजीब क्यों है? अजीब तो परमानेंट डिफरेंस के लिए हमने लफ्ज़ यूज किया था। मुझे तो ये लग रहा है ये भी वैल्यू एडजस्टमेंट अगले साल 100% माइनस कर लो। मुझे तो वही लग रहा है बिल्कुल। ये अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं भी माइनस कर लो, टैक्स वाले कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके कर लेना, या अगले साल कर लेना, करना तो है ही। तो अब आजकल आई क्या इस तरह ये एडजस्टमेंट टेस्ट कर है, तो ये बच्चों को पता नहीं आउट हो जाते हैं एकदम, जैसे आप हुए माशाल्लाह सारे। यार कुछ भी नहीं ना असल में, देखे ना, अगर टैक्स वाले कह रहे हैं अगले साल माइनस कर लो, तो फिर हम मजबूर होंगे इस साल खर्चे में नहीं डाल सकते टैक्स वालों की नजर में। तो इस साल कैश तो पे हो रहा है, फिर क्या करें? कैश पे हो रहा है, डेबिट क्या करें? टैक्स वालों की नजर में कैश तो पे हो रहा है। अब मुझे बताएं 2025 में IFRS वालों ने क्या एंट्री की होगी? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा, एक जरूर बात क्लियर करें, कैश को टैक्स वाले भूल नहीं सकते। अब मैं कह रहा हूं कैश क्रेडिट करके 2025 में टैक्स वालों ने क्या डेबिट किया होगा, अब आप लोग वो मुझे बताएं। एसेट। हाँ, ये ऐसी नेचर का एसेट है जिसने अगले साल 100% डेप्रिशिएट हो जाना। उससे क्या फर्क पड़ता है यार? अगले 2 साल में लिख देता, फिर आपको समझ आ जाना था। मैं अगले 2 साल लिख देना, हाँ। तो भाई अगले साल अगर डेप्रिशिएट हो जाए तो भी वही फर्क है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है भाई, ये इरफान भाई के लिए एक जूस और एक समोसा मंगवाएं। परहेज तो नहीं घी से? इरफान बोलो जल्दी, है परहेज तो नहीं? मंगवाएं जल्दी, मंगवाएं। मैं भी शेयर करूंगा आपके साथ जी। इसको क्या माने? ऐसा चले जल्दी, ये नोट करें ना, ये फिर एक पास पेपर में आना है, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। जी बोले 2026 लिख दूं मैं? ओ मेरे भाई 2025 है अभी, 2026 लिखने की जरूरत नहीं। 26 की एंट्रीज मैं नहीं करा। 26 में क्या होगा? 26 की एंट्रीज मैं नहीं करा। 26 की एंट्रीज करानी है तो IFRS वाले कोई एंट्री नहीं करेंगे। 2026 में IFRS वाले कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन IFRS वाले कुछ नहीं करेंगे, लेकिन टैक्स वाले कहेंगे। ये एडजस्टमेंट टेस्ट हो रही है, बार बार टेस्ट हो रही है। इस एडजस्टमेंट जब जाके ऊपर लिख लें, आप लोगों ने घर में 5 मिनट लगाने हैं। अच्छा, इतनी डिटेल बता देने के बाद अब ये पूछना आपका नहीं बनता कि डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स में ये एडजस्टमेंट कैसे जाएगी। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि डेफर्ड और करंट टैक्स में कैसे जाएगी। अकाउंटिंग वालों का खर्चा उल्टा देंगे और टैक्स वालों का कुछ भी माइनस, गुड। और बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट 0 जाएगी, खर्चे तो नहीं बैलेंस शीट में जाते ना, और एसेट 30 पे नजर आएगा। असल में एडजस्टमेंट को देखने के पास 2 एंगल होते हैं। अकाउंटिंग वालों ने जो किया वो उठाना होता है, टैक्स वाले जो चाहते हैं वो रिकॉर्ड करना होता है करंट टैक्स में, और डेफर्ड टैक्स में दोनों की बैलेंस शीट शो करनी होती है। डेफर्ड टैक्स में कुछ उल्टाना नहीं होता, करंट टैक्स में अकाउंटिंग वालों ने जो किया वो उल्टाना होता है, टैक्स वाले जो चाह रहे हैं वो रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर? चलें आगे। अब इस एडजस्टमेंट को पोस्ट हमने कर दिया 17.5, तो इसको छोड़ें, आगे चलते हैं। हो गया?
चलें आगे, भालू लिख लें 0.6 के साथ। एक भालू कल था, एक भालू आज आया है। जब भालू आएगा तो मतलब ये हुआ करेगा कि अकाउंटिंग वाले इसी साल खर्चा बुक कर रहे हैं, टैक्स वाले कई सालों में या अगले साल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खर्चों में पेबल पड़े हैं, खर्चों में क्या पड़े हैं, हाउ टू टैकल। देखिए 4 लफ्ज है ना, 4 लफ्ज से पाए जिंदगी में, एक्रूअल, प्रीपेमेंट, रिसीवेबल, अनअर्न्ड। तो टी अकाउंट्स की तरफ चले जाएगा। खर्चों में क्या पड़े हैं, पेबल। वर्किंग नंबर 7। खर्चों में पेबल पड़े हैं, यहां पे पड़े होंगे कितने, 26। अभी आगे ना पढ़े, मुझे टी अकाउंट पहले पूरा करवा दें। ये पेबल अगले साल, तो इस साल आप भी आओगे ना इंशाल्लाह 3-4 साल बाद चलती हुई क्लास में। अगर मैं इस दुनिया में हुआ तो आपको भी इंशाल्लाह याद कराना समोसा। अच्छा अगर हम जानते हैं इनको मुलाकात हुई है पहले, जरिया आपकी भी तो बहुत अरसे बाद आए हुए हैं, तो खड़े हो जो नहीं बैठे हो, मेहमान हो। एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्रूअल ऑफ 26 मिलियन विच विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस ऑन पेमेंट बेसिस। अब अकाउंटिंग कौन सी वाली है टैक्स वालों की नजर में, कैश अकाउंटिंग। ये कौन सी अकाउंटिंग यूज करें, हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी अकाउंट, रिवर्स एक्सपेंस, रिकॉर्ड कैश। व्हाट इज कैश, एक्सपेंस उल्टा दें कितना, as we are using as tax authorities are using cash accounting, that's why carrying amount will appear, however tax base will be 0। कौन बताएगा नेचर डिडक्टेबल टैक्सेबल की, हाथ खड़ा करें जी, बता दें। मैं अंग्रेजी उर्दू में पूछना चाह रहा हूं, हाथ खड़ा करें, ऊंची बोलो। ये पेएबल जब फ्यूचर में पे होगा तो टैक्स वाले इसको पेमेंट बेस पे माइनस करने देंगे, इसलिए इसका नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और रूल नंबर कौन सा लगेगा, स्पष्ट में बताओ। ये पेएबल जब फ्यूचर में पे होगा, kalau kita harga future ki munga work और बोलो ना भाई हंसो, kalau kita harga munga future ki work no tax ala munga ijazat रहा कि kita less kai deduct kai, इसलिए इसका नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस मैंने बोला है। no padi wajah dan nung cikam jadi deductible temporary difference दादा हाँ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਟੈਕਸ का कट हो जाएगा, करंट टैक्स की वर्किंग जो कट हो जाएगा, तो कट होने की वजह थी। अच्छा कैश डोनेशन ऑफ 5 मिलियन खर्चों में पड़ी है, कैश डोनेशन। अच्छा मुझे बताइए ये पेएबल तो नहीं है, नहीं इसके साथ पेएबल नहीं लिखा हुआ, तो टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। खर्चों में कैश डोनेशन पड़ी हुई है जो माइनस नहीं हो सकती, टी अकाउंट तो तब बनाने जब एक्रूअल प्री पेमेंट आ जाए, ये माइनस नहीं हो सकती। ऐड बैक कर दें, डोनेशन बोले लाल, कितना 5। इरफान यार आपको मैं क्या बताऊं, जमाना बदल गया। अब हमने क्लास में ना ग्लूकोज रखी है। देखो आप लोगों के टाइम में हमने ग्लूकोज नहीं रखा होता था क्लास में, बच्चे अजीब आ रहे हैं, कोई ऐसे लेटा होता है, कोई ऐसे बैठा होता है, ये इंशाल्लाह साथ होता है। ओके अदर इनकम में क्या पड़ा हुआ है, कमीशन रिसीवेबल। हाउ टू टैकल, वर्किंग नंबर, रिसीवेबल के लिए इनकम का अकाउंट या एक्सपेंस का अकाउंट, कमीशन इनकम। अच्छा जी ये रिसीवेबल अगले साल, अभी टैक्स वालों की नजर में मुझे नहीं पता क्या होने, मैं अभी टी अकाउंट पूरा कर रहा हूं। ये रिसीवेबल अगले साल, तो इस साल कहां जाएगा, वैसे देखिए बैलेंसिंग साइड भी यही आ रही है। अब देखते हैं टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। पहले मैं छुपाऊंगा फिर हम देखेंगे। बोथ इनकम्स आर टैक्सेबल ऑन, पता नहीं टैक्सेबल लगा के आगे थोड़ा सा रुक जाया करें, आंखें बंद कर लेनी आप लोगों ने पेपर में। अब जरा तजस्सुस, बोथ इनकम्स आर टैक्सेबल ऑन, आगे भी ना पढ़े, आगे छोड़ें, वो तो अगली कहानी है टैक्स रेट वाली, उसको छोड़ें जरा। अगर ये कैश अकाउंटिंग चल रही है तो मुझे करंट और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में बता दें क्या करना है। हाउ टू टैकल, प्रिपेयर
रिवर्स इनकम रिकॉर्ड कैश, बिकॉज जो कैश आएगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको. रिवर्स इनकम रिकॉर्ड कैश, कैरिंग अमाउंट विल अपीयर, however tax base will be, because in cash accounting receivables does not exist. How to tackle? Prepare T count. रिवर्स इनकम रिकॉर्ड कैश की लॉजिक, वो कह रहे हैं कि ये इनकम में डालो ना, जितना मिला वो इनकम में डालो. रिवर्स इनकम, कमीशन इनकम. जी 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 इरफान, आपके जमाने में आप लोगों को पता है कि आप लोग इस तरह नहीं बोलते थे, ये तो छोड़ते नहीं है बच्चे, एक सेकंड में पकड़ लेते हैं. कमीशन इनकम और रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड. In deferred tax working, because tax authorities are using commission receivable. अच्छा जी, हाथ खड़े करके कोई बताए लॉजिक आगे जी. एक लफ्ज़ गलत बोला है जी. और हाँ, अगले साल एड बैक होगा लफ्ज़ ना बोला करें. एड बैक तो अगले साल तब बोलते हैं जब कोई चीज़ हो चुकी हो और उससे उल्टाना है. यानी हमारे साल जैसे अकाउंटिंग डेप्शन लेस हो चुकी होती है, उसके लिए एड बैक बोलना समझ आता है. अब मेरे से सुने, जब ये रिसीवेबल अगले साल, तो टैक्स वाले कहेंगे इसको ऐड करो करंट टैक्स की वर्किंग में. ऐड बैक तो ना बोले, टैक्स वाले कहेंगे इसको ऐड करो. अकाउंटिंग वाले ने तो पिछले साल ही ऐड कर लिया हुआ था, तो टैक्स वाले कहेंगे इसको अब ऐड करो. ऐड करने से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, इसलिए इसका नाम, वैसे रूल 1 लग रहा है यहां. कितना यार, हो सकता है आगे कोई एग्जाम टू की कहानी हो तो ये सारा मुझे बदलना पड़े, वो मैं मादरत कर रहा हूं आपसे. अगर आगे कोई ऐसी कहानी हुई तो वो फिर मैं देख लेता हूं, लेकिन फिलहाल जो कैश अकाउंटिंग के बेस पे मैंने डिसीजन लेना है वो ले. मैं पूरा सवाल इसलिए नहीं पढ़ा कि अभी हम स्टेप वाइज जरा चल रहे हैं आसानी से. कैश अकाउंटिंग जब भी आ जाएगी पेपर में ऐसे करना है. आगे कोई रेट का मसला हुआ वो फिर इंडिपेंडेंट बहस है, उसकी बेस पे शायद सारा ही रिवाइज करना पड़े. अगर तो कमीशन रिसीव हो गया इस साल तो 30% टैक्स लगेगा. हमारा तो रिसीव हुआ ही नहीं, ये रेट हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमारा तो रिसीव ही नहीं हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल से, ओहो, अगले साल से कमीशन क्या हो गया है जी, एक्सेलेंट. 0% टैक्स रेट क्या है. इसलिए मेरे भाई ये एक्रूवल या कैश अकाउंटिंग से बाहर निकल जाएं, ये तो अब दुनिया ही हो रहा है. ये अजीब वाला सिनेरियो है. यहां पे अपने समझने के लिए मैंने लिखा एग्जेम्प्ट. अब एग्जेम्प्ट इनकम में टेंपरेरी डिफरेंस आना, ये बात कोई समझ नहीं आती, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब होता है तुम लोग इनकम में डाल लो अकाउंटिंग वालों, हम कभी भी नहीं इनकम में डालेंगे. इस वजह से सारा हमें उल्टाना पड़ेगा, काम अनफोल्ड करना पड़ेगा. कैसे? अब इसका नाम हमने एग्जेम्प्ट वाले का नाम अजीब रखा था. In case of exempt income receivable in deferred tax working, carrying amount will appear and tax base will be assumed to be equal to carrying amount because we do not want the creation of. मैंने माना कि कैश अकाउंटिंग थी, बट एक और मसला आ गया ना. ये तो इनकम ही क्या है, रोजाना क्लासें ले रही है ना. इसको क्या कर दें, और आप लोग पेपर में से काट के कर दीजिएगा. आप लोगों ने तो पूरा सवाल वैसे ही पढ़ा होगा पहले रीडिंग टाइम में, तो उसमें शुरू में आप आइडेंटिफाई कर लेंगे एग्जाम्प्ट इनकम है. अगला खुद ही कर दें आप, डिविडेंड. हो गया, चलें आगे. क्या है? अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड रिसीवेबल पेएबल अनअर्न्ड एंड चौथा केड़ा होंदा है प्रीपेड. हाउ टू टैकल? नाम डिविडेंड ये डिविडेंड कभी भी अनअर्न नहीं होगा जिंदगी में, याद रखिएगा. इसकी नेचर ही ऐसी है. यानी कंपनी ये नहीं कि पैसे ले लो प्रॉफिट हम फिर कभी कमाएंगे तो अर्न कर लेना इसको. डिविडेंड कभी अनअर्न पॉसिबल ही नहीं है.
अच्छा रिसीवेबल अगले साल, तो इस साल। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि टैक्स वाले कौन सी काउंटिंग फॉलो करें बोथ इनकम्स के लिए? उल्टा दें, रिवर्स इनकम। रिकॉर्ड कैश, देयर इज नो कैश, कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी 0। जी आप कौन बताएगा टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है? हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके समझा दें। 35 जो फ्यूचर में रिसीव होगा, ठीक है आगे बोलो। इस पर टैक्स वाले टैक्स लेंगे, तो इसलिए इसका नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब रेट वाली बहस अलग है, हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल जाए और ये रिसीव भी अगले साल होना हो तो रेट अगले साल का यूज करें। हमारे साल अगर मिल जाता तो रेट था 30%, लेकिन अगले साल से इस पे रेट हो गया ऑन रिसीव बेसिस। जब ये रिसीव होगा तो अगले साल रिसीव होगा तो इस पर टैक्स लगेगा 10%। अच्छा अब जहन में ना एक सवाल आ सकता है, इसमें कल वाली टेस्ट डिस्कशन जाकर अटेंड कीजिएगा कि ये जो अलग रेट है, ये अलग रेट हमने करंट टैक्स की वर्किंग में लगाना है या डेफर टैक्स की वर्किंग में लगाना है? तो मेरे भाई इंशाल्लाह किसी दिन एक ऐसा सवाल करेंगे जिसमें थोड़ा सा अलग रेट करंट टैक्स की वर्किंग में लग रहा होगा, थोड़ा सा डेफर टैक्स की वर्किंग में लग रहा होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, जिसमें हम लोगों ने करंट टैक्स में ही सेपरेट रेट लगाया था। वो देखें कौन सा सवाल था। सवाल निकालने की जरूरत नहीं, ये देखें छोटा सा सवाल हमने किया था जिसने ये कॉन्सेप्ट पहले दफा समझा था कि प्रॉफिट है 200 मिलियन, अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा हुआ है, तो डिविडेंड के ऊपर रेट है 5%। अब देखिए इधर लिखा हुआ था अदर इनकम में पड़ा हुआ है, अब रिसीवेबल वाला कोई चक्कर नहीं था, तो टी काउंट बनाना और हाउ टू टैकल वाले में जाना नहीं पड़ा था। हमने कहा था सारी इनकम्स पे 40% है, इस पे 5 है, इसको यहां से निकाल के यहां 5% रेट लगा दो। तो सेपरेट रेट हमने कहां लगाया था? करंट टैक्स की वर्किंग में, क्योंकि ये टैक्स हुकूमत को इसी साल देना था। अब हमारे सवाल में अदर इनकम नहीं लिखा हुआ, हमारे सवाल में अदर इनकम के आगे रिसीवेबल का लफ्ज भी लिखा हुआ है। अब ये इनकम इस साल टैक्स लगानी है या हुकूमत को अगले साल टैक्स देना है? इसलिए मुझे बताएं करंट टैक्स में अभी हुकूमत को इस पर टैक्स दे दूं या डेफर करके टैक्स देना है? तो इसलिए इन सवालों और उन सवालों में इंशाल्लाह फर्क आने वाले दिनों में वाजे हो जाएगा। भाई ये आपने परेशान नहीं होना जाते हुए यार कभी करंट टैक्स की वर्किंग में अलग रेट लगा रहे होते हैं डिविडेंड पे, कभी डेफर टैक्स की वर्किंग में जाके अलग रेट लगा रहे होते हैं। तो मेरे भाई जब डेफर करके टैक्स देना है तो डेफर टैक्स की वर्किंग में लगाएंगे। सर आपको कैसे पता चला? सवाल में लिखा हुआ है रिसीवेबल जब रिसीव होगा तब टैक्स लगेगा। इस सवाल में क्या लिखा हुआ था? अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड, और इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड, और आगे एक और डंकी की चोट पे बात करेंगे रिसीवेबल जब रिसीव होने तब टैक्स लगेगा। तो सोच के बताएं टैक्स कब लगेगा फिर? 2019 में, हम 18 में खड़े, जब टैक्स 19 में लगना तो इस साल की करंट टैक्स वर्किंग में कैसे गवर्नमेंट को टैक्स दे दूं? तो डेफर करके लायबिलिटी बुक कर लें। जनरल रेट लगाऊं या हमारे साल जो डिविडेंड पे रेट लग रहा है वो लगाऊं, या हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट बदल गया वो लगाऊं? कितना? 3 पॉइंट। ये करंट टैक्स में क्यों नहीं निकाला? यहां माइनस करके यही टैक्स अभी तो नहीं देना ना, गवर्नमेंट को तो नहीं देना। करंट टैक्स में तो वो चीज आती है जो इस साल हुकूमत को देनी है टैक्स। टेस्ट की डिस्कशन जिन्होंने कल ली थी वो इस टाइप का सवाल था या इस टाइप का सवाल था? टेस्ट की डिस्कशन जिन्होंने कल ली थी 19 लोग तो हाथ खड़े करते हैं जो थे, ठीक है। हाइब्रिड में कौन था? माशाल्लाह आवे काम ही बिगड़ा हुआ है सिवाय के यार आपसे दूर है हम, लेकिन दिलों में तो करीब है। ऐसा तो ना किया करें, हर चीज में आप सबसे आगे बढ़ के पार्टिसिपेट किया करें। एंड आई एम वेरी मुतजस्सिस कि माशाल्लाह ये सारी क्लासों में कौन फर्स्ट पोजीशन लेता है टर्म टेस्ट में मंडे को। पॉइंट 9 ऑन 30 जून 18 वी रिसीव्ड एडवांस रेंट, वी रिसीव्ड एडवांस रेंट। अच्छा वी रिसीव्ड एडवांस रेंट, हमें एडवांस रेंट मिल गया है। एडवांस रेंट मींस कि मैंने भी घर किराए पे दिया नहीं, अगला किराया दे गया कि यार ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। चीज तो रेंट रिसीवेबल है या अनअर्न्ड है? हाउ टू टैकल, ये हाउ टू टैकल में कहां बोलता हूं? जब टी काउंट नहीं, ये तो कोई बात नहीं। जब कभी रिसीवेबल अनअर्न्ड, ये देखिए ना मैंने कहां कहां बोला था हाउ टू टैकल। एक हमने यहां बोला था, एक हमने यहां बोला था, ये आपको क्या मसला हो रहा है? एक हमने यहां बोला था। अच्छा चलो अब ऐसा करते हैं, ऐसी जगह लगाते हैं कि आए हमारी जगह। एक हमने यहां बोला था, दूसरा हमने यहां बोला था, अगला हम ये चीज हमने यहां बोला था, और अगला हमने यहां बोला था। तो ये 4 जगह में हमने बोला था हाउ टू टैकल। तो पेबल, प्रीपेड, अनअर्न्ड और रिसीवेबल अगर अल्फाज आ जाए। वर्किंग नंबर
ऋषि तो वर्किंग ज्यादा हो जाएंगे, तू मेरी जगह कर दी पेपर पे। क्या चीज है? नहीं, रेंटल, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग अनअर्न्ड, क्लोजिंग अनअर्न्ड। भाई टोन बदलना बड़ी जरूरी होती है क्लास में, प्लीज। ये ना कहा करें कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं। क्लोजिंग अनअर्न्ड 16। मेरे भालू, मेरे बबलू, अगर अनअर्न्ड इस साल अनअर्न्ड है तो अगले साल अर्न होगा। वेल डन। अगले साल आने की वजह से कहां जाएगा? P&L में। तो इस साल कहां ले जाऊं? वैसे भी बैलेंसिंग भी साइड पे आ रहा है, ये साइड कैश के लिए है। अब देखते हैं टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें, कैश अकाउंटिंग या एक्रूअल अकाउंटिंग। आपको पता है ये लफ्ज पढ़ के हमारा दिल थोड़ा धक धक करने लग जाता है। रेंट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट। अच्छा, एक्सपेंसेस के लिए लफ्ज लिखा होगा डिडक्टेबल, डिडक्टेबल की जगह इसने अलाउड लिखा हुआ था। जैसे मेरे ख्याल से तो आने वाले दिनों में ना डिडक्टेबल लिखा करेगा। एक्सपेंसेस के लिए लफ्ज ये लिखता है डिडक्टेबल या अलाउड फॉर टैक्स पर्पस, और इनकम्स के लिए ये लफ्ज लिखता है टैक्सेबल। सो इट इज टैक्सेबल व्हेन मिला। अब ये कौन सी अकाउंटिंग यूज हो रही है? हाउ टू टैकल, प्रिपेयर रिवर्स इनकम, रिकॉर्ड कैश, और कैश पर इसी साल टैक्स लग जाना। इट इज टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड। अकाउंटिंग वालों ने कुछ नहीं इनकम में डाला, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं ओए टैक्स दो। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा पैसा आया। हमने कहा कमाया तो नहीं, उन्होंने कहा आया तो सही ना। इनकम उल्टाएं, रेंटल इनकम उल्टाना तो कहते हैं ना, उल्टाएं जीरो। इधर क्या लिखूं? रेंट रिसीव्ड कितना, और देखें इस पर टैक्स लग जाना यहां जाके भी ऐड हो गया ना। हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी अकाउंट, रिवर्स इनकम थी नहीं, रिकॉर्ड कैश, कैरिंग अमाउंट विल अपीयर अनअर्न्ड। पता नहीं क्या है, ये रेंटल है, ये लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। हाउएवर टैक्स बेस विल बी जीरो। जी हाथ खड़ा करें, हाथ जी बताएं। ये अनअर्न्ड जब अर्न होके अकाउंटिंग वाले P&L में लेके जाएंगे तो, अब आगे बोलें। टैक्स वाले डिडक्ट करने देंगे ना, बोलें टैक्स वाले कहेंगे इसको माइनस करो, क्योंकि ऑलरेडी हम इस पे तुमसे टैक्स, बल्कि वो ना भी कहें तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसको माइनस कर दें, क्योंकि हमने तो अगले साल इनकम में डाला ना। लेकिन हम इनकम में तो डालेंगे, अकाउंटिंग तो अपनी नहीं छेड़ सकते, लेकिन इनकम में डालने के बाद एंड पे करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए लेस कर देंगे। तो अगले साल के पीबीटी में इंशाल्लाह हम इसे ऐड करेंगे, अकाउंटिंग वाले पीबीटी में। फिर जब करंट टैक्स में लेके आएंगे पीबीटी, उसमें से लेस कर देंगे, तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर। वैसे रूल नंबर 3 है शायद ये, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। इरफान आपके जमाने में था ये 12 कैफ में? अच्छा, डीटी अक्सान, इरफान भाई नोट करें साथ साथ, थोड़ी सी सुस्ती कर लिया मोबाइल यूज कर यार, ये बड़े वेल डन इरफान। अच्छा जी, नेक्स्ट दूसरा पार्ट बनाना।